अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नेटवर्क सेक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। दरअसल ये लेक्चर 6 था, लेकिन सिर्फ एक सब्सक्राइबर की दरख्वास्त पर इसको हमने एक स्टेप पहले लेके आए हैं और हम इसकी वीडियो पहले बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट में जो है हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि सर पहले DRX समझा दें। ठीक है, असूलन हमने यहाँ पर ये बनाना था PRX प्राइमरी रिसीविंग का, उसके बाद DRX आता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम DRX से ही शुरू कर लेते हैं, अपने सब्सक्राइबर को नाराज तो नहीं ना करना। चलते हैं। DRX डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मैंने कल आपको बताया था। आपको एक स्विच समझाने के लिए कल की क्लास दी थी जिसमें हमने DP-DT स्विच के बारे में समझा था। ठीक है, DP-DT स्विच इसी DRX IC के साथ जो है वो लिंक्ड होता है। आज हम DP-DT स्विच से आगे का फंक्शन समझेंगे कि DRX के अंदर कैसे फंक्शन काम करता है। सबसे पहले जो DRX का एंटीना होता है ना, इस एंटीने से फ्रीक्वेंसी DRX स्विच के अंदर इंटर होती है। ठीक है, अब ये एंटीना जो है ना, ये मेन एंटीना आ रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये DRX का एंटीना ये वाला। ठीक है, और इसके साथ ये जो दो एंटीने बने हुए हैं ये ग्राउंड के साथ टच हैं। सबसे पहले हमने ना सिर्फ इतने एरिया को समझना है ताकि हम इस पूरे सर्किट को ना अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसियां जो है ना वो टच हो रही हैं, मुख्तलिफ बैंड फ्रीक्वेंसियां आगे यहाँ पर टच हो रही हैं और यहाँ पे कैच कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्राउंड वाला ये दो एंटीने लगे हुए हैं ना, इनका बड़ा खास यहाँ पर रोल है इस चीज में। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी की जो स्पीड है ना, ये आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है यहाँ पर, और ये रोशनी की स्पीड के बराबर इसकी स्पीड होती है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि फ्रीक्वेंसी बड़ी कमजोर होती है। फ्रीक्वेंसी कमजोर नहीं होती, ये एक बरकी लहर होती है, मकनतीसी लहर। ठीक है, और ये बड़ी हाई पावर लहर होती है। ठीक है, ये स्विचिंग जब होती है ना, ट्रांसमिटिंग जब होती है, तो ये 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा में जाती है, तो ये इसी स्पीड से वापस भी आती है। ठीक है, रिसीव भी जो है ना एंटीने के ऊपर भी जाहिर सी बात है, वो जो हमारे माहौल में ये इस स्पीड से बाहर थ्रो होनी है तो हमें भी इसी स्पीड से ही मिलनी है, तो ये बड़ी पावरफुल होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जैसे ही फ्रीक्वेंसी आएगी ना, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी इस एंटीने से जब अंदर जाएगी, इस लाइन के ऊपर, RF की लाइन के ऊपर जब ट्रैवल करेगी, तो इसके यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फ्रीक्वेंसी के गुजरते से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, और ये जो दो एंटीने हैं ना, ये उस मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, ना इधर निकलने देते हैं ना इधर निकलने देते हैं, उसको बिल्कुल कंट्रोल रखते हैं और उसको सीधा इस लाइन के अंदर ही चलने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सीधी इस लाइन के अंदर फिर आगे जाती है, और उस फ्रीक्वेंसी के गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है वो इसी ग्राउंड्स के अंदर ही रहती है, फैलती नहीं है। मतलब वो किसी दूसरे कंपोनेंट की तरफ नहीं जाके उधर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती या उसमें शोर नॉइज नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, तो ये दोनों साइडों पे ये जो एंटीने लगे होते हैं, या एक लगा होता है या दोनों साइडों पे लगे होते हैं, तो इनका काम यही होता है। ठीक है, यहां पर ये एक कंसेप्ट पाया जाता है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर ना कुछ माइक्रो वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीने होते हैं ना, ये उस फ्रीक्वेंसी के अंदर से वोल्टेज को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इस एंटीने से अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई माइक्रो वोल्टेज नहीं होते। ठीक है, फ्रीक्वेंसी खुद एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और बड़ी पावरफुल होती है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या है जनाब, ये यहां से आई 0 ओम की रजिस्टर से गुजरी, तो बाद यहां से ये देखें कॉइल लगी हुई है, तो यहां पर ये फिल्ट्रेशन होगी। अच्छा, अब यहां पर जो है ना, ये एक सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर को बोलते हैं DC ब्लॉक कैपेसिटर। ये कंसेप्ट है कि DC ब्लॉक कैपेसिटर, क्योंकि आपको पता है कि जब सीरीज में कैपेसिटर लगता है तो वो DC वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए ही लगता है। ठीक है, DC वोल्टेज को गुजरने नहीं देता।
लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस हवा से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर डीसी करंट कहां से आ जाएगा। हवा में तो कोई डीसी वाला सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये कहां से आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहां पर जो है ना वो किसी हद तक ठीक भी माना जा सकता है, लेकिन किसी हद तक ये गलत भी है, ठीक है। अब ठीक किस हद तक माना जा सकता है वो मैं पहले आपको समझाता हूं, और गलत किस हद से माना जाता है वो इस वजह से कि हवा में तो वजन कोई डीसी करंट नहीं होता, और ना ही उस फ्रीक्वेंसी जो हवा से आ रही होती है उसके अंदर कोई वोल्टेजेस नहीं होते, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी खुद ही माशाल्लाह बड़ी पावरफुल होती है, उसके अंदर इतने जो है ना वो वोल्टेजेस का कोई सीन नहीं है वहां पे, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात कि अगर यहां पे किसी वजह से या किसी भी तरीके से डीसी वोल्टेज आ जाते हैं तो उसको ये कैपेसिटर जो है क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। अब वो कहां से आते हैं ये कहीं से भी नहीं बताया गया कि भाई वो यहां से आते हैं, लेकिन जिस जगह से बताया गया है कि कहां भी फ्रीक्वेंसी से आते हैं वहां से तो नहीं आते, वो तो क्लियर बात है कि फ्रीक्वेंसी में कोई डीसी वोल्टेज नहीं होते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो फील्ड है और एक फ्रीक्वेंसी है, लहर है, ठीक है, उसकी अपनी एक पावर है, ठीक है, उसको किसी वोल्टेज की जरूरत नहीं है, ठीक है, आने जाने के लिए। खासकर हवा में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना दूसरा तरीका जो है कि इस कैपेसिटर के ऊपर हम मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है। मोबाइल को जब हमने हाथ में पकड़ा, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे हाथ से स्टैटिक चार्ज बॉडी में ट्रेवल हुआ, वो एंटीने से अंदर जा सकता है। हाँ, इस साइड से अगर कोई वोल्टेज जाते हैं तो उसको जरूर ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि हवा से आने वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई डीसी वोल्टेजेस नहीं होते या किसी किस्म के भी माइक्रो वोल्टेजेस नहीं होते, वो खुद माशाल्लाह बड़ी पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद इंसानी हाथों से स्टैटिक चार्ज एंटीना के जरिए अगर आ सकता है तो उस जगह से ये रोका जा सकता है, उस करंट को ये रोक ले, ठीक है। अदरवाइज यहां पर इस एरिया में कहीं से भी कोई डीसी का कंसेप्ट नहीं होता, ना ही इधर कोई वोल्टेज। हाँ, ये हो सकता है कि इस साइड से वापस डीसी वोल्टेज इस तरह रोक सकता है, क्योंकि यहां पर इस आईसी के अंदर डीसी वोल्टेज होते हैं, इसको चलाने के लिए डीसी वोल्टेज 2.8 वोल्टेज की जरूरत होती है। ये वोल्टेज इधर से उधर तो जाने के लिए चलो समझ आ जाती है कि यहां से इधर जाए तो रोकेगा, ठीक है। इस साइड से कौन से डीसी वोल्टेज हैं जो आने के लिए इसने रोकने हैं, तो यहां पे वोल्टेज का कंसेप्ट गलत है। यहां पर इस कैपेसिटर का काम, ये रजिस्टर का काम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा स्लो करेगा, मतलब जीरो है, इसने क्या इतना स्लो करना है, ये बस एक फ्यूज के तौर पे लगा हुआ है, रास्ते में उसकी जो है ना फिल्ट्रेशन हो रही है जी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी किसी वजह से आ जाती है तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, लाइन ओपन कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये कॉइल जो है यहां पर जो है ना फिल्ट्रेशन होगी। आपको पता है कि कॉइल कुछ फजूल फ्रीक्वेंसियों को जो है ना वो ग्राउंड करवा देगी यहां से, जिनकी जरूरत नहीं होगी। अब यहां पर ये जो कैपेसिटर जिसके बारे में अभी तक हमने इतना लंबा लेक्चर दिया है, ये कैपेसिटर जो है ना यहां पर फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को पास करता है, एक इसका ये काम है। दूसरा ये जो है इसमें इस लाइन की रेजिस्टेंस को बरकरार रखता है। जो आरएफ सिग्नल की लाइन होती है ना, इसके लिए एक रूल बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है कि इसको 50 ओम की जो है ना रेजिस्टेंस होनी जरूरी है। इस लाइन के अंदर 50 ओम्स की रेजिस्टेंस जरूरी है। अगर 50 ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं होगी ना, मतलब इससे कम होगी, तो क्या होगा कि सिग्नल यहां से जो है आएगा, ठीक है, और यहां पर अगर रेजिस्टेंस इस लाइन के अंदर रेजिस्टेंस 50 से कम है, 30 है, तो क्या होगी कि यहां से आधा सिग्नल जो है ना वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, जाया हो जाएगा या पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, इस चीज को समझाना एक ठीक ठाक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से होता है, इसके लिए मैं बाद में आपको जो है ना एक स्पेशल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है। उसमें हम आपको एक देसी मिसाल बना के दिखाएंगे कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर ये इसकी रेंज जो है, इसकी वैल्यू जो है वो, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, इस लाइन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो क्या होगा, इस लाइन की रेजिस्टेंस बढ़ गई
तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी अंदर जा रही है ना, वो उसको सही रास्ता पूरा नहीं मिलेगा और वो फिर भी जो है ना सिग्नल क्या होगा, लॉस हो जाएगा, सिग्नल जाया हो जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस कम हुई तो क्या हुआ, सिग्नल रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे चला गया, आधा गया आधा रिफ्लेक्ट हो गया, कमजोर हो गया। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई 50 की बजाय 80 ओम्स हो गई, तो भी क्या हुआ कि इसके अंदर सिग्नल सही से जा नहीं सका और सिग्नल क्या हो गया, जाया हो गया। ठीक है, और इससे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो आरएफ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए जनाब एक असूल है कि जिस लाइन में इसने ट्रैवल करना है किसी भी सर्किट के अंदर, उसकी 50 ओम्स होना जरूरी है, उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम होना जरूरी है। 50 ओम तक रहेगी तो ये बिल्कुल आसानी के साथ ये आगे जाएगी जहां तक इसने जाना है, इसको कोई लॉस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हमने अपना जो है ना ये समझ ली कि भाई इसमें सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट कैसे होता है। इन एंटीनों का काम समझ लिया आपने कि ये इस फ्रीक्वेंसी जब आती है तो फ्रीक्वेंसी बड़ी पावरफुल होती है, जब ये गुजरती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस लाइन के आसपास। ठीक है, ये दोनों एंटीने जो हैं उस लाइन को क्या करते हैं कि कंट्रोल रखते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को, उसकी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, एक लिमिट के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, मिसाल देता हूं, जिस तरह एक नाला है, नाले की इस साइड पे भी जनाब वो दीवार होती है, इस साइड पे भी दीवार होती है, पानी सिर्फ उसके अंदर ही रहता है, उससे ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। ये एंटीने का असल काम जो है ना वो ये है कि वो इस आरएफ की लाइन में जो फ्रीक्वेंसी जब गुजरेगी तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को ये कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, इस अगर ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ना हुई तो वो आसपास के दूसरे कंपोनेंट में जाके नॉइज पैदा करेगी, शोर पैदा करेगी, उनके सिग्नल को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना यहां पर ये सारे बैंड्स जो थे ना वो आ गए, इसके अंदर इन हो गए। ठीक है, मतलब एक सप्लाई यहां पर इसके अंदर इन हुई है, एक ही लाइन से सारे बैंड, सारी फ्रीक्वेंसियां इसके अंदर इन हो गई। इन होने के बाद ये क्या काम करेगा, इन सभी फ्रीक्वेंसियों को अलग अलग करके भेज देगा। जिस तरीके से कल हमने डीपीडीटी पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से वो क्या था, डबल इन और डबल आउट हो रही थी वहां पे। ठीक है, यहां पर क्या है, सिंगल इन हो रही है और 4 जगह पर जो है ना ये आउट हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं एसपी, सिंगल पोल, सिंगल इन। ठीक है, और 4T। ठीक है, 4T, 4 थ्रू। ठीक है, मतलब एक लाइन इन होती है, 4 आउट होती हैं। ठीक है, अगर 3 आउट होंगी तो उसको 3T लिखा जाएगा, अगर 5 आउट होंगी तो 5T लिखा जाएगा। एसपी सिंगल पोल 5T, एसपी 6T, एसपी 7T, इसी तरीके से एसपी 8T या एसपी 10T। जितनी लाइनें आउट होंगी ना उतने नंबर लिख के आगे टी लिख दें, थ्रू, मतलब वो थ्रो करती है उसको। ठीक है, भेजती है, बाहर आउट करती है। और सिंगल इन होती है। तो कल एक दोस्त ने मेरे से पूछा जी वो आपने सिर्फ डीपीडीटी और एसपीडीटी बताया है, तो बाकी भी तो कुछ होते होंगे, तो वो नहीं बताया। तो मैंने ये पता था कि सुबह की क्लास में ये चीजें आ जानी है, तो मैंने इस वजह से वो चीज वहां पर नहीं बताई थी। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना तो सारी चीजें आसानी से समझ आएंगी आपको। तो ये देखें, ये एसपी सिंगल पोल इन हो गया, 4 जगह से आउट हुआ तो 4T, एसपी 4T, ये वाली जो है ना ये 4 आउट कर रही है। अगर 5 करती तो 5T हो जाता, 6 करती तो 6T हो जाता, 10 सप्लाइयां आउट करती तो 10T हो जाता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना इस आईसी को चलने के लिए ना, इस आईसी को DRX स्विच जो है इसको चलने के लिए 2.8 वोल्टेज चाहिए। और ये कौन से वोल्टेज हैं जो फ्रंट एंड मॉड्यूल के लिए बनाए जाते हैं, पावर आईसी से FEM के नाम से वोल्टेज होते हैं, वो 2-3 जगह पर जाते हैं। इंशाल्लाह आपको आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो किधर किधर जाते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर जो है ना आएंगे 2.8 वोल्टेज। अच्छा, 2.8 वोल्टेज आ गए, फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर इन हो गई। अब ये क्या करेगा, यहां से ना बैंड 1 को इस तरीके से आउट करेगा एक फिल्टर लगा के, बैंड 3 को इस तरीके से आउट करेगा, बैंड 41 को आउट करेगा, बैंड 8 को आउट करेगा। ठीक है, अब ये आउट होके जाएंगे किधर, ये आउट होंगे और जाएंगे RFIC के अंदर। ठीक है, ये RFIC है, इसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, हर जो फिल्टर है ना इसमें एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और बाकी इसके अंदर 3 पिन होती हैं, वो ग्राउंड होती हैं। ठीक है, हर फिल्टर के अंदर जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं, एक इन होगा, एक आउट होगा, 3 पिनें क्या होंगी, ग्राउंड होंगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चारों लाइनें जो है ना इस RFIC के अंदर एक DRX डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर चली जाती हैं। ठीक है, चारों फ्रीक्वेंसियां DRX स्विच से निकली, RFIC के अंदर इन हो गई। ठीक है, अब RFIC को वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो इसको एक VIO 1.8 वोल्टेज चाहिए, फिर इसको VRF 1.8 वोल्टेज चाहिए, फिर इसको VRF 1.0 वोल्टेज चाहिए। ये 3 वोल्टेज इसको चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको एक एक्सो की ना फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक्सो क्लॉक से भी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको जब एक्सो क्लॉक की क्लास पढ़ाई थी उसमें ये चीज पढ़ाई है। अगर आपको ये इस फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है तो आप एक्सो की क्लास जाके देख लें पीछे, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसियां इस RFIC में इन हुई थी ना, इनको प्रोसेस करने के लिए ना इसको एक्सो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब ये फ्रीक्वेंसी इसको मिली, ये फ्रीक्वेंसियां प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद ये डिजिटल सर्किट जो था उसने इसने डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट किया। ये जितना भी डाटा है सारा का सारा डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हुआ, ये क्यू-लिंक प्रोटोकॉल के जरिए CPU तक पहुंच गया। क्यू-लिंक प्रोटोकॉल के जरिए CPU तक पहुंचा। अच्छा, अब CPU ने क्या करना है, CPU ने जनाब जो है ना इस डाटा को इसके अंदर जो इसका बेसबैंड का सर्किट है वो इसमें प्रोसेस करेगा, इसको डिकोड करेगा और चेक करेगा कि ये इंटरनेट का डाटा है या ये कॉलिंग वाला 2G का डाटा है, किस चीज का डाटा है। वो इसको प्रोसेस करने के बाद देखेगा कि हाँ भाई ये किधर भेजने वाला है। अगर तो वो कॉल वाला डाटा है तो ये देखिए RX और TX की लाइनों के जरिए WCD कोडेक IC को दे देगा। ठीक है, RF ने डिजिटल में सिग्नल दिया, इसने डिजिटल में ही इसको दे दिया, और WCD जो है ना वो इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगी, मतलब वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। और उसके बाद ये जो है ना ये वॉइस हमारे एयर स्पीकर के ऊपर हमें सुनाई देगी। मतलब कहीं से कोई बंदा कॉल करता है और वो हमसे कोई चीज पूछता है तो जो आवाज वो बोलेगा वो यहाँ पर हमें सुनाई देगी। और ये देखेंगे एक बंदा जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि कान को फोन लगा के खड़ा हुआ है, इसको कॉल आई है अभी और ये सुन रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर लाउड स्पीकर ओपन कर देते हैं तो ये बंदा जनाब जो है ना लाउड स्पीकर से इस बंदे की बात सुन रहा है कि जो भी बंदा अगला बोल रहा है। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, DRX का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, DRX को समझ रहे हैं। अच्छा, ये कितना ये सारा का सारा सिस्टम था कौन सा, 2G नेटवर्क का जो है ना, मतलब 2G कॉलिंग का जितना सिस्टम है ना वो था। अच्छा, अभी इस DRX से जो है ना हाई फ्रीक्वेंसियां भी होती हैं, 4G 5G के लिए भी जाहिर सी बात है सिग्नल आने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, 4G या 5G के लिए ये जो DRX है ये CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। और ये कहां पर होता है, ये CPU के अंदर एक ना BPI डिपार्टमेंट है, बैंड पास इंडिकेटर। ठीक है, इसका एक डिपार्टमेंट होता है अलग। उसके अंदर जो है ना उसके अंदर से ये लाइनें निकलती हैं CPU से। ठीक है, और ये सीधी जाती हैं ये DRX IC जो है ना ये स्विच है इसके अंदर ये जाती हैं ये लाइनें। अच्छा, अब ये लाइनें कितनी हो सकती हैं ये डिपेंड करता है कि कितने बैंड्स आ रहे हैं। ये लाइनें 4 से कम भी हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, 4 भी हो जाती हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये सर्किट के हिसाब से इस चीज के ऊपर मैनेज करता है कि वो सर्किट कौन सा है, कंपनी ने कितनी लाइनों के जरिए इसको कंट्रोल करना चाहे। लेकिन जो हमारा सीखने का काम है, हमारा समझने का काम है, वो ये है कि हम ये CPU यहां से जो लाइनें भेज रहा है ना, तो ये भेज क्यों रहा है, इसका काम क्या है भेजने का। ठीक है, तो ये लाइनें CPU भेज रहा है यहां पर DRX के अंदर, जो यहां से 4G या 5G के लिए बैंड्स आएंगे ना उनकी स्विचिंग करवाने के लिए कि कौन सा बैंड किस टाइम पे भेजना है। जो भी जाहिर सी बात है सिम लगी होगी उसमें उस सिम के रिलेटेड जो भी बैंड होगा उसको स्विच करवाने के लिए कोई कमांड तो चाहिए होगी। तो CPU जो है ना वो देखेगा कि हाँ भाई 4G सिम लगी हुई है या भी 5G सर्विसेज की है या नहीं है, डिपेंड करेगा उस चीज के ऊपर। तो CPU से जो है ना ये कमांड आएगी। ठीक है, और ये कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, लॉजिक्स के हिसाब से ये जो है ना इसको कंट्रोल करेंगे और इस हिसाब से जो बैंड है ना वो आगे जाएंगे। ठीक है, आपको पता है 4G के लिए माशाल्लाह 8-9 किस्म के बैंड्स हैं। ठीक है, 5G के लिए तो और भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारे बैंड्स को कब
कंट्रोल करना है, स्विच करना है, तो ये सीपीयू कंट्रोल करेगा अपनी बीपीआई लाइनों के जरिए डीआरएक्स को, और यहाँ से जो बैंड आएंगे वो इस लाइनों के जरिए यहाँ पर कंट्रोल होकर फिर आगे प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो इतना सा फंक्शन जो है ना वो है डीआरएक्स का। ठीक है, डीआरएक्स असल में इसलिए मुतारफ करवाया गया, या ये सिस्टम या ये स्विच इस वजह से लगाया गया क्योंकि पहले फोनों में होता था सिंगल एंटीना। ठीक है, और सिंगल एंटीना का मसला क्या था कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई आप गेम खेल रहे हैं, या कोई आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं और इधर से आपकी कॉल आ गई, अब आपने कॉल अटेंड कर ली, या जैसे ही कॉल आई तो वो जो आपका डाटा की तरफ सारा पहले लोड चल रहा था ना वो सारा कन्वर्ट होके तो कॉल की तरफ चला जाता है, और आपका डाटा वहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो गया, आपकी गेम वहीं पे रुक गई, आपकी डाउनलोडिंग वहीं पे रुक गई, या आप कोई मूवी देख रहे थे, ठीक है, वो वहीं पे रुक गई और वहां पे कट ऑफ हो गई। ठीक है, और आपकी जो है ना सिर्फ आपने कॉल सुनी और आपका फिर काम नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ा। लेकिन अभी के मोबाइल क्या करते हैं कि वो एक अलहदा एंटीना लगा लेते हैं, एक अलहदा डीआरएक्स स्विच हो जाता है, जैसे ही कोई कॉल आती है तो जो पहले इंटरनेट का काम चल रहा होता है वो डीआरएक्स स्विच के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कॉलिंग जो है वो अपनी मेन एंटीने के जरिए 2G के रास्ते होती रहती है। ठीक है, मतलब कि नेटवर्क भी स्ट्रांग हो जाता है और हमारा जो है ना वो डिस्कनेक्टिंग वाला प्रॉब्लम जो था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ना दो एंटीने और दो जो है आईसी ये मिलकर सपोर्ट कर लेते हैं एक दूसरे की, और कॉल भी चलती रहती है, इंटरनेट भी सही तरीके से काम करता है। ठीक है, ना तो हमारी वो मूवी कट होती है, ना हमारी गेम कट होती है, ना हम अगर कोई चीज डाउनलोड कर रहे थे तो वो कट होती है, क्योंकि एक एंटीना और एक आईसी उसको संभाल लेते हैं, दूसरा एंटीना दूसरा आईसी कॉल को संभाल लेता है, और इस तरीके से जो है ना ये डीआरएक्स का जो सिस्टम है ना वो चल जाता है। ठीक है, अभी हम अगला जो देखेंगे, हमारा जो अगला नेटवर्क है का लेक्चर है वो है पीआरएक्स, मतलब प्राइमरी रिसीविंग। ये डाइवर्सिटी रिसीविंग था, मतलब अल्टरनेट या एक मोमिन के तौर पे जो रिसीविंग का सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो के एक मिसाल देता हूं कि आप एक रास्ते पे जा रहे थे और आपने एक शहर में जाना है, और आप शहर के जब करीब पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको लगता है कि यार आगे तो रश है, रोड ब्लॉक है। ठीक है, तो आपको ट्रैफिक वाला कहता है यार यहां से ये रास्ता दूसरा जा रहा है, ये ऊपर से थोड़ा सा घूम के जाएगा, लेकिन शहर में आपको ये रास्ता भी लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको उस मेन रास्ते के अलावा एक दूसरा रास्ता मिल जाता है जो आपको शहर में लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये काम भी यही डीआरएक्स कर रहा है। जो मेन रास्ता है वो मेन एंटीना और 2G या एएसएम एंटीना स्विच जो है ना मॉड्यूल जो है वो है, और ये जो है ना ये दूसरा रास्ता है जो बाईपास किया जाता है उसको, कि एक टाइम अगर उस रास्ते के ऊपर लोड ज्यादा है, रश ज्यादा है, तो हम दूसरे रास्ते से अपने आप को जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो इतना सारा काम है इसका। अगर आपको मजीद इसको समझना है और डीपली जो है ना आप चाहते हैं कि यार इसके अंदर के जितने फंक्शन है, आप देखें ना सीपीयू में ये सिर्फ 4 लाइनें तो नहीं ना होती, सीपीयू में और पता नहीं कितनी लाइनें होती हैं, ये कोडेक आईसी में पता नहीं कितनी लाइनें होती हैं, आरएफआईसी में पता नहीं कितनी लाइनें होती हैं। ठीक है, इस डीआरएक्स की कितनी लाइनें होती हैं, ये फिल्टर्स के मुकम्मल काम अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको जो है ना उसके लिए हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी, ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से ये सिखा सकें, और आप कभी भी नेटवर्क का सेट आपके पास आए तो आप उसको चुटकियों में ठीक कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि किसी और का भी भला हो सके।